अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, आई एम सोहेल योर मैथमेटिक्स टीचर। और आज का जो हमारा लेक्चर है वो है एक्सरसाइज 9.3। आपका जो पेज है दैट इज़ 203। और इस एक्सरसाइज के अंदर एक ही नया फार्मूला यूटिलाइज होगा। हम पहले जो उसके बेसिक कॉन्सेप्ट हैं उसको देखते हैं ताकि आपको चीज़ें समझ आ जाएं और उसके मुताबिक फिर हम क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। सिमिलर का ही केस डिफाइन हो रहा है। फॉलोइंग पेयर्स ऑफ द शेप्स आर सिमिलर, जो कि आपने प्रीवियस जो एक्सरसाइज थी उसके अंदर डिस्कस किया था। फाइंड द अननोन एरियाज इन ईच केस, ऑल मेजरमेंट्स इन सेंटीमीटर्स एंड सेंटीमीटर स्क्वायर। तो अगर दो ट्राइंगल्स सिमिलर हों तो क्या होता है, उनके जो एरियाज की रेशो होती है वो इक्वल होती है उनकी क्रॉसपोंडिंग लेंथ्स की रेशो के होल स्क्वायर के। हम इस फार्मूला को सामने लिखते हैं और फिर उसके अकॉर्डिंग हम क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। अगर आपके पास दो ट्राइंगल सिमिलर हैं तो क्या होगा, उनके जो एरियाज होंगे वो इक्वल होंगे L1 डिवाइडिंग बाय L2 होल स्क्वायर। मीन्स टू से if two triangles are similar, then the ratio of areas of these two triangles would be equal to ratio of square of the lengths। और वो जो लेंथ्स होगी वो किसी भी साइड की हो सकती है। लेट्स से हमारे पास ये दो ट्राइंगल्स हैं, इसका जो एरिया है वो मैं A1 का नाम दे देता हूँ और सेकंड जो मेरे पास है उसको मैं A2 का नाम दे देता हूँ। और ये मेरे पास जो लेंथ है लेट्स से L1 है और ये L2 है। तो यहाँ से आप देखें इसको हम कैसे लिख सकते हैं कि A1 डिवाइडिंग बाय A2 इज इक्वल टू होगा L1 डिवाइडिंग बाय L2, और दूसरी साइड पे क्या आएगा, हमारे पास स्क्वायर आएगा। तो आज का जो हमारा लेक्चर है वो इस फार्मूले के ऊपर बेस्ड करेगा। हमने एग्जाम्पल से भी उसको देख लिया है कि अगर हमारे पास दो सिमिलर ट्राइंगल्स होंगी तो हम उनको कैसे डिफाइन करेंगे। अब आपने इसमें क्या चीज़ का ख्याल रखना है कि अगर आपने इसको A1 लिया है ना, तो दूसरी साइड पे भी क्या होनी चाहिए, L1 ही होना चाहिए। और नीचे क्या है, A2 है, तो उसी के अकॉर्डिंग क्या होगा, L2 ही होगा। आप ये कर सकते हैं कि आप A2 को ऊपर ले सकते हैं, बट फिर दूसरी साइड पे भी आपके पास क्या होना चाहिए, L2 ही होना चाहिए। बस इस चीज़ का आपने ख्याल रखना है। और जो आपके पास ट्राइंगल्स होंगी उनमें अगर आपके पास ये A1 है तो उसकी जो लेंथ होगी उसको आप L1 ही कहेंगे, और जो दूसरी ट्राइंगल है वो A2 है तो उसकी जो लेंथ होगी वो L2 ही होगी। और ये किसकी बात हो रही है, ये सिमिलर ट्राइंगल्स की बात हो रही है, सिमिलर ट्राइंगल्स। और ये सिमिलर कौन सी होती हैं, क्या होती हैं, आपने प्रीवियस लेक्चर को आई होप कि ध्यान से सॉल्व किया होगा, असाइनमेंट किए होंगी, तो आपको आइडिया हो जाएगा कि सिमिलर ट्राइंगल्स क्या होती हैं, उनके कितने केसेस होते हैं। हमने 3 से 4 तरह के केसेस उनके डिफाइन किए थे। तो आज का लेक्चर हम अब स्टार्ट करते हैं इस फार्मूला के अकॉर्डिंग। हमारा पहला क्वेश्चन है कि फाइंड द पेयर्स ऑफ द शेप्स आर सिमिलर। ये जो पहला क्वेश्चन है कि इसमें जो शेप्स हैं वो सिमिलर हैं। फाइंड द अननोन एरियाज और ऑल मेजरमेंट्स आर इन सेंटीमीटर्स एंड सेंटीमीटर स्क्वायर। जो लेंथ्स होगी वो सेंटीमीटर में होगी और जो एरिया होगा वो सेंटीमीटर स्क्वायर में होगा। अब आपके पास पहले क्वेश्चन के अंदर दो ट्राइंगल्स दी गई हैं और याद रखना है कि ये किसके केस के लिए फॉलो होगा, जो कि सिमिलर शेप्स होंगी। क्वेश्चन है आपका 1 और इसका हम फर्स्ट पार्ट सॉल्व कर रहे हैं। और ये हमारे पास दूसरी जो है वो राइट ट्राइंगल दी गई है। इसमें जो एरिया है वो है 36 और इसकी जो एक लेंथ है वो 6 है, और ये भी राइट ट्राइंगल है। A1 आपने फाइंड आउट करना है और ये जो लेंथ है ये 4 के इक्वल है। अब आपके पास सारी चीज़ें गिवन हैं। A1 आपने अननोन है, ये फाइंड आउट करना है, और ये आपके पास L1 हो गई, और इसी तरह ये आपके पास अगर A2 है तो ये आपकी L2 होगी। मैं यहाँ पे पहले फार्मूला लिखता हूँ और फिर उसके अकॉर्डिंग हम सोल्यूशन बनाएंगे। A1 डिवाइडिंग बाय A2 इज इक्वल टू L1 डिवाइडिंग बाय L2 होल स्क्वायर। और मैंने आपको क्या कहा है कि ये आपकी लेंथ 1 हो गई और ये लेंथ 2 हो गई। अब एक और चीज़, अगर आपको कन्फ्यूजन होती है तो जो साइड्स होंगी वो ये वाली भी हो सकती हैं।
वो ये वाली साइड भी हो सकती हैं, साइड्स आपकी कोई भी हो सकती हैं, सिर्फ आपने इस चीज़ को फोकस रखना है कि 1 की जगह पे आपकी 1 आनी चाहिए। अब ये टोटल जो है यहाँ पे 4 चीज़ें हैं। अब 4 चीज़ों में से अगर आपको 3 नोन होंगी, 1 अननोन होगी, तो वो आप फाइंड आउट कर सकते हैं। और यहाँ पे एग्जैक्टली ऐसा ही है कि A1 आपके पास अननोन है, A2 की जो वैल्यू है दैट इज़ 36। दूसरी साइड पे अगर हम इस पे आ जाएं तो 4 डिवाइडिंग बाय 6 होल स्क्वायर। हर स्टेप पे जितना आप चीज़ों को आसान करेंगे उतना आपका क्वेश्चन आसानी से सॉल्व होगा, कैलकुलेशन जो है वो छोटी होगी। लेट्स से यहाँ पे ये आपस में कैंसल आउट हो रहे हैं, 2/3। सो A1 डिवाइडिंग बाय 36 इज इक्वल टू 4/9। आई होप यहाँ तक आपको क्लियर होगा। 2 का स्क्वायर 4 और 3 का स्क्वायर 9। सो A1 इज इक्वल टू 4 मल्टीप्लाई 36 डिवाइडिंग बाय 9। यहाँ पे 36 डिवाइड हो रहा है, दूसरी साइड पे जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, 9 4 जार। सो A1 जो है दैट इज इक्वल टू 16 सेंटीमीटर स्क्वायर। उसकी वजह क्या है कि उन्होंने क्या कहा है कि जो लेंथ्स हैं वो सेंटीमीटर्स के अंदर हैं, तो मीन्स दैट A1 क्या आएगा आपका 16 सेंटीमीटर स्क्वायर आएगा। आज का जो हमारा लेक्चर है वो इस फार्मूले पे बेस्ड करेगा जो आपकी कंप्लीट एक्सरसाइज होगी। अगर आपको ये फार्मूला अच्छे से अंडरस्टैंड हो गया तो आप सारी जो एक्सरसाइज है उसको किसी भी रेफरेंस से अगर थोड़ी सी चेंजिंग भी आ जाएगी तो आप उसको सॉल्व कर सकते हैं। तो ये था हमारा पहला पार्ट। अब आते हैं दूसरे पे, ट्राइंगल। अब इसमें रेक्टेंगल्स की बात हो रही है, लेकिन हमारा जो फार्मूला है वो जनरलाइज्ड है, वो सिमिलर शेप्स के लिए। तो ऑल्दो दीज शेप्स आर सिमिलर, ठीक है। हाँ, इसमें जो 4 पार्ट है उस पर ज़रा क्वेश्चन मार्क डाल दें कि 4 पार्ट में हैं सर्कल्स, तो हम उसके लिए क्या कर सकते हैं। अगर आपको आइडिया है तो आप अभी से उस फार्मूले को खुद से लिखने की कोशिश करें, वरना जब हम पहुंचेंगे तो हम इसमें एक वर्ड चेंज कर देंगे। सो आते हैं हमारे सेकंड पार्ट पे। सेकंड पार्ट में आपके पास 2 रेक्टेंगल्स हैं और इसमें जो एरिया है वो है 162 और ये एक 9 दिया हुआ है, और दूसरी आपके पास जो रेक्टेंगल है उसमें आपके पास A2 आपने फाइंड आउट करना है, और इसमें आपके पास एक जो चीज़ है वो गिवन है। तो प्रीवियस पहले पार्ट की तरह इसमें भी आपके पास 4 चीज़ें हैं। हम डिफाइन कर लेते हैं कि ये मेरी लेंथ 1 है और ये जो है मेरी लेंथ 2 है, क्योंकि उसका एरिया A2 है तो उसकी भी जो लेंथ होगी वो L2 होगी। सो A1 डिवाइडिंग बाय A2 इज इक्वल टू L1 डिवाइडिंग बाय L2, और इसका क्या हो जाएगा, होल स्क्वायर हो जाएगा। सो A1 मेरे पास है 162 और A2 इसमें अब मैंने फाइंड आउट करना है, और L1 मेरे पास क्या है 9 है, डिवाइडिंग बाय 4 होल स्क्वायर। अब आपने क्या करना है, सबसे पहले इनकी कोई सिंप्लीफिकेशन देख लें, कोई कैलकुलेशन होती है तो वो आपने कर लेनी है। 162 डिवाइडिंग बाय A2 इज इक्वल टू 81 डिवाइडिंग बाय 16। अब आपको A2 चाहिए, तो 162 मल्टीप्लाई 16 डिवाइडिंग बाय 81 इज इक्वल टू A2। आप इस तरह समझ लें कि हम इनको क्या किया है, हमने क्रॉस मल्टीप्लाई किया है। 162 के साथ 16 आके मल्टीप्लाई हो गया, और A2 जो है वो दूसरी साइड पे चला गया और 81 नीचे आ गया। ये अब इनकी आप कैंसलेशन कर दें, ये 2 टाइम 162। अगर आपको समझ नहीं आता तो आप डायरेक्ट कैलकुलेटर से भी काम कर सकते हैं। 162 मल्टीप्लाई 16 और डिवाइडिंग बाय आप 81 कर देंगे। सो द आंसर इज 32 सेंटीमीटर स्क्वायर इज इक्वल टू A2। अब ये जो है ये MCQs के लिए बड़ा अच्छा क्वेश्चन बन सकता है। आपको शेप दी जा सकती हैं और इस फार्मूले के अकॉर्डिंग कोई एक चीज़ पूछी जा सकती है। आपको सिर्फ वैल्यूज़ दी जा सकती हैं कि एक ट्राइंगल है उसके एरिया और लेंथ ये हैं, दूसरी ट्राइंगल है उसके एरिया और एक लेंथ ये हैं, तो आप उसमें से A1 निकालें या A2 निकालें या कोई एक लेंथ निकालें, तो आप उसको 1 मिनट में इस फार्मूले के अकॉर्डिंग आप उसको सॉर्ट आउट कर सकते हैं, A1 डिवाइडिंग बाय A2। तो ये था हमारा फार्मूले की प्रेजेंटेशन। अब इसका थर्ड पार्ट है, थर्ड पार्ट में भी इसी तरह ही है, सिमिलर ट्राइंगल्स हैं और उनकी एक एक आपको लेंथ दी हुई है, आप आसानी से उसको सॉल्व कर सकते हैं। 4 पार्ट मैंने आपको पहले भी कहा है कि आप उस पर ज़रा क्वेश्चन मार्क कर लें कि अब सर्कल है तो सर्कल के केस में क्या होगा, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, सिर्फ एक नाम चेंज हो जाएगा, क्योंकि सर्कल में जो आपके पास एरियाज़ हैं
A1 डिवाइडिंग बाय A2, वो लेंथ जो है वो हम उनको रिप्लेस कर देंगे रेडियस के साथ। किस केस के लिए? सर्कल के केस के लिए, कि अगर आपके पास सर्कल होगा तो आप क्या करेंगे, आप उसमें रेडियस को नॉमिनेट करेंगे, तो इस वजह से जो फार्मूला होगा उसमें आपके पास लेंथ की जगह रेडियस आ जाएंगी। ऑल्दो वो भी लेंथ ही होती है, रेडियस भी, लेकिन हम स्पेसिफिकली अगर सर्कल पे जाएंगे तो आपने इस चीज़ से नहीं टेंशन लेनी कि ये नया फार्मूला आ गया। फार्मूला वही है, सिर्फ हमने लेंथ की जगह पे हमने उसको आर का नाम दिया। तो आपके पास यहाँ पे 2 सर्कल्स दी हुई हैं, 2 रेडियस दी हुई हैं, आपके पास A1 और A2 गिवन है। तो A1 वाले को आप R1 कहेंगे और A2 वाले को आप R2 कहेंगे और आप A2 की वैल्यू को फाइंड आउट करेंगे। सारी चीज़ें मैंने क्लियर कर दी हैं, फार्मूला मैंने लिख दिया है, तो आप इसको आई होप के खुद से सॉल्व कर सकते हैं। तो ये जो इसका 4 पार्ट है, ये भी आपकी असाइनमेंट है, आपने इसको खुद सॉल्व करना है और देखना है कि जो A2 है उसकी वैल्यू क्या आती है। तो ये था हमारा 9.3 का पहला क्वेश्चन। अब आते हैं हम अपने दूसरे क्वेश्चन पे। तो दूसरा क्वेश्चन जो है वो पहले क्वेश्चन के अपोजिट कैसे है कि आपने इसमें लेंथ्स फाइंड आउट करनी है। जो पहला क्वेश्चन था उसमें उसने एरियाज पूछे हुए थे कि आप एरियाज जो अननोन है वो फाइंड आउट करें। दूसरा क्वेश्चन में क्या है कि आपने लेंथ्स फाइंड आउट करनी है और एरियाज गिवन है। फार्मूला वही है, उसमें कोई चेंज नहीं आएगा। हम 1-2 पार्ट इसके भी सॉल्व करते हैं कि कैसे ये सॉल्व होगा जी। तो क्वेश्चन नंबर 2 है आपका, आपके पास एक ट्राइंगल दी हुई है और ट्राइंगल का जो एरिया है पहले वाली का वो 12 है और इसकी एक लेंथ गिवन है, और जो दूसरी ट्राइंगल है उसमें आपके पास है A2 इज इक्वल टू 108 एंड आपके पास जो लेंथ है वो x के इक्वल है। तो अब अगर आप पहले क्वेश्चन को देखें तो पहले क्वेश्चन में आपके पास लेंथ दोनों की दी हुई थी, आपको एरिया एक अननोन था। इसमें क्या है, आपको एक लेंथ मिसिंग है। फार्मूला में कोई चेंज नहीं रहेगा। A1 डिवाइडिंग बाय A2 इज इक्वल टू लेंथ्स की जो रेशो है इसका होल स्क्वायर होगा। फार्मूला लिखते हुए आपने इस चीज़ का ध्यान रखना है, ये आपका मेन पॉइंट है कि ये जो दूसरी वाली साइड्स होंगी, जो लेंथ वाली साइड्स होंगी वो क्या है, वो स्क्वायर है उनके ऊपर। आपने सीधा उसको नहीं लिख देना। कुछ बच्चे उसको क्या करेंगे, A1/A2 इज इक्वल टू L1/L2 कहेंगे, बट वो एरिया है तो दूसरी साइड पे क्या होगा, स्क्वायर होगा। A1 आपके पास है 12, A2 आपके पास है 108 और लेंथ आपके पास क्या है, 2 है, डिवाइडिंग बाय x है, होल स्क्वायर हो गया। तो आई होप कि यहाँ तक कोई नई चीज़ नहीं है जो आपको समझ ना आ सकी हो। जस्ट क्या है, कैलकुलेशन है, आपने उनको सॉर्ट आउट करना है और सिंप्लीफाई करना है। तो आप देख लें कि क्या उस पर कोई टेबल जाता है या नहीं। तो 12 का ही टेबल जाता है 108 पे, तो मैंने उसको क्या कर लिया, सॉल्व कर लिया। 1/9 इज इक्वल टू 2/x होल स्क्वायर। आप हर स्टेप पे जितनी भी सिंप्लीफिकेशन हो रही होगी, अगर आप उसको करेंगे और जितना आसान करेंगे सिंप्लीफिकेशन को, उतना आपका क्वेश्चन इजी होता जाएगा। अब लेट्स से क्या कर सकते हैं, आप एक दूसरी साइड पे स्क्वेयरिंग ओपन करके भी सॉल्व कर सकते हैं। अगर आपको चीज़ों की अंडरस्टैंडिंग हो तो आप यहाँ पे ही डायरेक्टली क्या ले लें, स्क्वायर रूट अप्लाई कर दें दोनों तरफ। तो आपको जो दूसरी साइड होगी उसकी जो स्क्वेयरिंग है उसको ओपन करने की ज़रूरत ही नहीं है। आपने स्क्वायर रूट लिया तो वो डायरेक्टली क्या हो जाएंगे, कैंसल आउट हो जाएंगे, और आपका जो वैल्यू है इधर जो स्क्वायर रूट होगा वो 1/3 रहेगा और दूसरी साइड पे 2/x ही रहेगा। अब आप इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करें, x इज इक्वल टू 3 मल्टीप्लाई 2 यानी कि 6, और इसी तरह अगर सेंटीमीटर्स में वैल्यूज़ हैं तो आपकी जो लेंथ होगी वो भी सेंटीमीटर में होगी। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 भी वही है, सिमिलर शेप्स हैं और उनमें लेंथ्स जो हैं वो अननोन है। आपने क्या करना है, शेप्स की जो डायरेक्शन है वो कुछ भी हो सकती है। लेट्स से अगर हम तीसरी शेप को देखें, थर्ड को देखें या फोर्थ को देखें, तो उसमें भी आपके जो शेप्स हैं वो सिमिलर शेप्स की ही बात हो रही है, सिर्फ उनकी जो शेप्स की नोयत है वो बदल रही है। तो आपका मेन कंसर्न किससे है, आपका मेन कंसर्न फार्मूले से है कि आपका फार्मूला क्या इंप्लीमेंट होता है। अब यहाँ पे आपको एक लेंथ जो है वो दी गई है, दैट इज़ 10, और जो दूसरी है वो आपको दी गई है जो कि x के इक्वल है, और इसी तरह इसका जो एरिया है
वो 900 है और ये जो एरिया है वो 100 के इक्वल है। तो इसमें भी आपके पास एक लेंथ ये हो गई, दूसरी लेंथ आपके पास ये है। फार्मूला आप इस दफ़ा मैं नहीं लिख रहा हूँ, सिर्फ उनकी जगह पे वैल्यू लिख रहा हूँ। A1 डिवाइडिंग बाय A2, 900 डिवाइडिंग बाय 100 इज इक्वल टू लेंथ 1 x डिवाइडिंग बाय 10 होल स्क्वायर। हमने प्रीवियस क्वेश्चन में भी इस चीज़ को देखा है कि आप जितना उसको आसान करेंगे, ये देखें ये इसके साथ कैंसल आउट हो रहे हैं, यहाँ पे सिर्फ क्या रहेगा 9 इज इक्वल टू, चलें इस क्वेश्चन में मैं थोड़ा सा उसको सिंप्लीफाई करके देख लेता हूँ कि क्या सिंप्लीफिकेशन से अगर आपको समझ आता है तो आप उसको कैसे सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पे मैंने स्क्वेयरिंग ओपन कर लिया, दूसरी साइड पे आप इधर आके 9 के साथ 100 को मल्टीप्लाई करेंगे, सो दिस इज एक्स स्क्वायर, तो ये हो जाएगा 900 इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर। अब आपने क्या करना है जी, यहाँ पे इस स्टेप पे स्क्वायर रूट अप्लाई करना है बोथ साइड पे। सो 900 स्क्वायर रूट इज इक्वल टू इसका स्क्वायर रूट, तो ये आपके पास एग्जैक्ट आंसर आ जाएगा। तो ये आपके पास किसकी वैल्यू है, x की वैल्यू है। तो आई होप कि आपको ये क्वेश्चन क्लियर होंगे, इनमें कोई आपको इशू नहीं होगा। ये हमारा दूसरा क्वेश्चन था, इसके दो पार्ट मैंने लीव किए हैं, सेकंड और फोर्थ, वो आपने इसी फार्मूला को यूटिलाइज करते हुए खुद से सॉल्व करना है। तो ये था हमारा सेकंड क्वेश्चन। अब आते हैं हम अपने थर्ड क्वेश्चन पे और देखते हैं कि उनके अंदर क्या चीज़ है। अब उनके अंदर क्या है, स्टेटमेंट्स हैं। स्टेटमेंट से आपने क्वेश्चन को जनरेट करना है। तो स्टेटमेंट से जब आप क्वेश्चन को बनाएंगे तो आपने एक ही चीज़ का ख्याल रखना है कि आप कौन सी चीज़ को A1 कह रहे हैं और कौन सी चीज़ को L1 या L2 कह रहे हैं। बस उस चीज़ को आपने फोकस करना है कि कितनी चीज़ों का कंपैरिजन बयान हो रहा है और आप किस चीज़ को किसका नाम दे रहे हैं। तो ये चीज़ इंपॉर्टेंट है। फॉर एग्जाम्पल थर्ड क्वेश्चन की हम बात करते हैं। स्टेटमेंट के अंदर क्वेश्चन है, रेडियाई ऑफ द टू स्फीयर्स आर 6 सेंटीमीटर एंड 8 सेंटीमीटर रिस्पेक्टिवली। अब दो जो हैं वो स्फीयर्स की बात हो रही है। रेडियाई, एक जो होता है वो रेडियस होता है, जब दो हो जाएंगे तो वो क्या बन जाएंगे, वो रेडियाई बन जाएंगे। अब आप इन क्वेश्चंस के लिए क्या कर सकते हैं, अपनी तरफ से कोई डायग्राम भी बना सकते हैं। अगर आप डायग्राम ना बनाएं और अपनी स्टेटमेंट्स वैसे उसकी फॉर्म में लिख दें, क्वेश्चन लिख दें, तब भी ठीक है। तो उनके जो क्या हैं जी, रेडियाई ऑफ टू स्फीयर्स हैं, एक का जो है वो 6 सेंटीमीटर रेडियस है और दूसरे का 8 सेंटीमीटर है। फाइंड द रेशियो ऑफ द एरियाज ऑफ बोथ स्फीयर्स। तो थर्ड क्वेश्चन को हम बनाते हैं जी कि उसमें क्या है, रेडियाई है, एक जो है वो 6 सेंटीमीटर है, ये मैंने 6 सेंटीमीटर बना दिया। दूसरा जो है वो 8 सेंटीमीटर है। अब सिर्फ आपने क्या करना है कि अगर मैं ये जो पहले वाला है इसको मैं A1 कह देता हूं तो ये मेरे पास क्या हो जाएगा, अब यहाँ पे सॉरी रेडियस है तो आप R1 का नाम दे देंगे। अगर आप L1 भी कह दें अपने फार्मूले के अकॉर्डिंग तो कैलकुलेशन तो वही आएगी, लेकिन आपको क्लियर होना चाहिए कि यहाँ पे क्या चीज़ की बात हो रही है। और इसको मैं कह देता हूँ A2 और इसी तरह ये फिर मेरे पास क्या हो जाएगा, R2 हो जाएगा। मैंने चीज़ें डिफाइन कर ली हैं। पहला पार्ट क्या है, द रेशियो ऑफ एरियाज ऑफ बोथ स्फीयर्स। रेशियो ऑफ एरियाज, इट मीन्स यहां पे दो चीजें अननोन हैं, A1 भी मुझे नहीं पता और A2 भी नहीं पता, बट वो मुझसे जो मांग रहा है वो ये चीज है कि इन जो एरियाज की रेशियो है वो आपने फाइंड आउट करनी है। दूसरी साइड पे आपके पास रेडियस मौजूद है, तो फार्मूला मैं यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करता हूँ, इज इक्वल टू, अब देखें यहाँ पे आ गया ना वो ये चीज़ कि अब आपने अगर इसको R2 का नाम दिया तो क्वेश्चन गलत हो जाएगा, लेकिन आपने इसको A1 कहा है तो इसका जो रेडियस होना चाहिए वो भी R1 ही होना चाहिए। तो दूसरी साइड पे क्या आएगा, 6 डिवाइडिंग बाय 8 और इसका होल स्क्वायर। ये आपने इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इस चीज़ को आपने याद रखना है कि दूसरी साइड पे क्या है, स्क्वेयरिंग है। तो अब हम इसको सिंप्लीफाई करते हैं जी और देखते हैं इसका क्या आंसर है। अब दो तरीके हैं, देखिए आप जितना हल कर लेंगे उतना आपके लिए आसान हो जाएगा। सो 9/16 स्क्वेयरिंग करने के बाद अब A1 और A2 की जो रेशो है
वो आ रही है 9:16। आई होप आपको क्लियर होगा कि इन दो की जो रेशो है वो क्या आ रही है। अब दूसरा पार्ट, इस पे जरा आपने ध्यान करना, एरिया ऑफ द लार्जर स्फीयर, लार्जर स्फीयर। अब ये यानी कि आपने अपनी कॉमन सेंस को यूज करते हुए देखना है कि इनमें से लार्जर स्फीयर कौन सा होगा। अब जाहिर सी बात है लार्जर स्फीयर वही होगा जिसका रेडियस जो होगा वो बड़ा होगा, वो लार्जर होगा एज कंपेयर टू दी दिस पिक्चर। अगर आप पिक्चर्स को देखें तो उसमें क्या चीज़ें हैं कि जिसका रेडियस बड़ा होगा वही हमारा लार्जर स्फीयर होगा। तो अब अगर आपने चीज़ों को अच्छे से डिफाइन किया है तो फिर तो आप समझ लेंगे, अगर आपको वो क्लैरिटी नहीं है तो फिर आप यहाँ पे उसको क्या करेंगे, गलत कर देंगे। तो एरिया ऑफ द लार्जर स्फीयर ये आपने फाइंड आउट करना है। अब मीन्स मुझे क्या फाइंड आउट करना है, चलें इधर इसी के सामने इसको सॉल्व करते हैं। मुझे A2 को फाइंड आउट करना है अकॉर्डिंग टू द स्टेटमेंट जो वो कह रहे हैं लार्जर स्फीयर का। इफ एरिया ऑफ द स्मॉलर स्फीयर इज 360, अब ये जो स्मॉलर स्फीयर है इट मीन्स इसकी बात हो रही है कि जो A1 है वो गिवन है, वो 360 सेंटीमीटर स्क्वायर जो है वो गिवन है। तो A1 की वैल्यू मुझे दे दी गई है, A2 की मुझे फाइंड आउट करनी है, और जो रेडियस हैं वो ऑलरेडी मेरे पास मौजूद हैं। मैं यहाँ पे फार्मूले को कंप्लीट लिख देता हूँ तो फिर आपको आइडिया हो जाएगा। आप पहले के साथ उसको थोड़ा सा कंपेयर भी कर सकते हैं, कोई इनमें डिफरेंस नहीं है, सिर्फ एक वैल्यू एक्स्ट्रा आई है। A2 इज इक्वल टू R1 की वैल्यू 6 डिवाइडिंग बाय 8 होल स्क्वायर। तो अब यहाँ पे क्या है जी, आप हम पहले भी सिंप्लीफिकेशन देख चुके हैं। 360 डिवाइडिंग बाय A2 इज इक्वल टू 9/16। हमें क्या चाहिए, हमें A2 चाहिए, तो क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो 360 मल्टीप्लाई बाय 16 डिवाइडिंग बाय 9 इज इक्वल टू A2। अब इस स्टेप पे जस्ट आपने क्या करना है, कैंसिलेशन करनी है, कटिंग करनी है। आपने देखना है कि कोई टेबल से कट रहे हैं या नहीं। मैं एक स्टेप कर देता हूँ, फॉर एग्जांपल 9 का टेबल जा रहा है 360 पे 40। सो एक जो स्टेप है वो आपने खुद से करना है, तो आपके पास एरिया आ जाएगा, यानी कि 40 मल्टीप्लाई 60, ये आपने एक स्टेप खुद से करना है, तो आपके पास A2 यानी कि जो लार्जर स्फीयर है उसका एरिया आ जाएगा। तो ये था इसका सेकेंड पार्ट। अब थर्ड पार्ट, एरिया ऑफ द स्मॉलर स्फीयर। अब आपने स्मॉलर स्फीयर अपनी शेप्स को देखना है, अगर आप बना दें तो ज़्यादा अच्छी बात है। अब स्मॉलर स्फीयर के एरिया की बात कर रहा है थर्ड पार्ट में कि वो निकालें, अगर लार्जर स्फीयर जो है वो 1600 है, मींस अब थर्ड पार्ट के अंदर हमें A1 को फाइंड आउट करना है और A2 जो है वो गिवन है थर्ड पार्ट के अंदर। डेफिनेटली अब इसमें कोई भी चीज़ पूछी जा सकती है, तो इसका जो थर्ड पार्ट है दूसरे को देखते हुए ये आपने खुद से सॉल्व करना है, ताकि आपको अंडरस्टैंडिंग हो जाए कि हमने डायग्राम्स को कैसे बनाया है और कैसे हम उनको डिफाइन किया है। तो थर्ड पार्ट इज़ योर होमवर्क। अब आते हैं हम अपने 4 क्वेश्चन की तरफ। अब 4 क्वेश्चन के अंदर क्या चीज़ें हैं जी, रेशोज ऑफ द एरियाज ऑफ 2 रेगुलर पेंटागॉन्स इज 16:25। क्वेश्चन ऑलमोस्ट वही है, सिर्फ एक तो पेंटागॉन यानी कि नाम नया आ गया है, पेंट से है, यानी कि 5 इसमें जो है वो उसकी लाइंस होंगी, 5 तरह की इसकी। मैं इधर बना भी देता हूँ, कुछ इस तरह की जो शेप है वो बनेगी। तो अब 2 हैं तो चले हम 2 ही बना देते हैं ताकि आपको समझ ज़्यादा आ जाए। और ये हम किसकी बात कर रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 4 की बात कर रहे हैं, ठीक है जी। रेशियो ऑफ द एरियाज ऑफ 2 रेगुलर पेंटागन इज 16 एंड रेशियो 25। अब इसमें ये बात हो रही है कि जो 2 एरियाज हैं ना उनकी रेशो गिवन है, और वो जो रेशो है वो है 16:25। फाइंड द रेशो ऑफ द साइड्स ऑफ द पेंटागॉन्स। जो कोई भी एक साइड अगर है ना, लेट से मैं इसको x कह देता हूँ और इसी के सामने जो है ना वो y का नाम दे देता हूँ, इसको मैं A1 का नाम दे देता हूँ और इसको मैं A2 का नाम दे देता हूँ। तो मुझे x रेशो y जो है ना वो फाइंड आउट करनी है, बट उसके लिए जो चीज़ गिवन है क्या आप उससे कोई वैल्यू जनरेट कर सकते हैं या नहीं। अब ये रेशो गिवन है, आप सीधा भी उसको लिख सकते हैं। अगर इसको हम क्लियर करें तो देखो A1 के अकॉर्डिंग 16, A2 के अकॉर्डिंग 25, तो आपको समझ आ जानी चाहिए कि जो A1 की वैल्यू है वो है 16 और जो A2 की वैल्यू है दैट इज 25। तो अब जस्ट आपने क्या करना है, फार्मूला इंप्लीमेंट करना है, A1 ओवर A2 इज इक्वल टू x ओवर y होल स्क्वायर। अब आपके पास
ये रेशो मौजूद है 16/25 इज इक्वल टू x/5। अब देखिए इनका स्क्वायर मुझे ओपन करने की ज़रूरत ही नहीं है। क्यों ज़रूरत नहीं है कि वो x और y की रेशो ही डायरेक्टली पूछ रहे हैं। तो अब स्क्वायर है, स्क्वायर को ख़त्म करने के लिए क्या करते होते हैं, दोनों तरफ स्क्वायर रूट अप्लाई करते हैं। तो ये क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा 4/5 इज इक्वल टू x/y। या आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं कि x रेशो जो 5 है या x रेशो जो y है या जो लेंथ्स की रेशोज हैं वो किसकी इक्वल है, वो 4/5 के इक्वल है। तो ये था हमारा 4 पार्ट। अब इसी में फर्दर क्या पूछ रहा है कि आल्सो फाइंड द लेंथ ऑफ द साइड्स ऑफ सेकंड पेंटागन। जो सेकंड पेंटागन है, लेट से आपने पेंटागन बनाई है और आप दूसरी वाले को जो है वो सेकंड कह रहे हैं, A2 वाले को आप सेकंड कह रहे हैं। तो फाइंड द लेंथ ऑफ द साइड्स ऑफ द सेकंड पेंटागन इफ लेंथ ऑफ द साइड ऑफ द फर्स्ट वन इज 8 सेंटीमीटर। मीन्स अब इस सेकंड पार्ट के लिए जो इसका सेकंड पोर्शन है उसमें आपको जो x है उसकी वैल्यू 8 गिवन है। आपके पास जो A1 है वो हमने डिफाइन कर लिया, वो 16 है। जो A2 है वो 25 है, सॉरी। तो सिर्फ मेरे पास जो सेकंड की लेंथ है वो रिमेन हो रही है। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। मैं यहाँ पे जस्ट वैल्यू लिख रहा हूँ 16/25 इज इक्वल टू 8/y होल स्क्वायर। यहाँ से आप क्रॉस मल्टीप्लाई करके इसकी y की जो वैल्यू है वो फाइंड आउट कर सकते हैं। तो ये था हमारा इसका 4 पार्ट। अब आपकी जो 5, 6, 7, 8 ये चारों जो क्वेश्चन हैं ये भी इसी रेफरेंस से ही होंगे। लेकिन आपने क्या करना है, आपने जो क्वेश्चन नंबर 5 है उसको एज ए असाइनमेंट सॉल्व करना है ताकि आपको इसकी अंडरस्टैंडिंग हो। इसमें पैरेलल की कुछ एक ही शेप दी गई है आपको और पैरेलल की जो कंडीशन है वो डिफाइन हुई हुई है। तो आपने पैरेलल की कंडीशन को डिफाइन करते हुए इसको खुद से सॉल्व करना है क्वेश्चन नंबर 5 को। अगर आपको समझ नहीं आता, कहीं पे आप फंसते हैं तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, मैं वहाँ पे आपको आंसर कर दूंगा। अदरवाइज़ हम क्या करेंगे, हम जो सेकंड क्लास है हम उसके अंदर भी इसको डिस्कस कर लेंगे अगर आपको अंडरस्टैंडिंग नहीं होती। आल्दो ये जो चारों क्वेश्चन हैं ये सिमिलर पैटर्न पे हैं जो आपने सारी प्रैक्टिस प्रीवियस क्वेश्चन के अंदर की है। अगर आप अच्छे से लेक्चर को देखें तो फिर ये आप चारों पार्ट कर सकते हैं। अगर कोई चारों सॉल्व करेगा तो ये बहुत ज़्यादा अच्छी बात है, उसकी जो पूरी एक्सरसाइज होगी वो क्लियर हो जाएगी। और ये लास्ट इसके जो स्टेटमेंट के क्वेश्चन हैं यही इसके ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी हैं शार्ट क्वेश्चन या लॉन्ग क्वेश्चन के पर्सपेक्टिव से। और जो पहला और सेकंड क्वेश्चन है ये MCQs के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। सो दिस इज़ ऑल फ्रॉम माय साइड फॉर टुडे। आपने असाइनमेंट को ज़रूर सॉल्व करना है। सी यू इन द नेक्स्ट क्लास फ्रॉम द क्वेश्चन नंबर 5 और 6। अगर आपको 5 समझ आ गया तो फिर हम 6 सॉल्व करेंगे, अदरवाइज़ 5 को भी एक दफ़ा गो थ्रू कर देंगे। तो ये था आज का हमारा लेक्चर। अगली क्लास में आपसे यहाँ से ही कंटिन्यू करेंगे। अल्लाह हाफिज़।